नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुंगेर में एक मस्जिद है, खानका रहमानी मस्जिद। वहां के कुछ विजुअल आए हैं, कुछ चित्र आए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी नीचे जमीन पर बैठे हैं और उनके साथ मौलवी साहब हैं। कुछ उनको नाम दिया गया है, मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात हो रही है। लोगों ने एक 40 साल पुराना फोटो भी ढूंढ निकाला और उसमें ठीक उसी जगह पर राजीव गांधी बैठे हुए हैं, जिस जगह राहुल गांधी अब जाकर के बैठे हैं। ये वो चित्र है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, बस इतना अंतर है कि ऊपर वाले चित्र में राजीव गांधी थे और नीचे वाले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। एक और अंतर है, राजीव गांधी के समय एक सफेद दाढ़ी और बालों वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं और नीचे अपेक्षाकृत एक नौजवान है, मतलब उन्हीं की पीढ़ी के, उन्हीं के खानदान के होंगे या उनके वारिस होंगे, लेकिन जगह वही है और लगभग वैसा ही है जैसा 40 साल पहले था। यानी जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उस समय करती थी, वही तुष्टीकरण की राजनीति आज भी जारी है। आप देखें कि राजनीति कितनी बेरहम होती है, कितनी क्रूर होती है। ये अगर 4 दशक पुराना फोटो है और 4 दशक बाद अगर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं और लगभग वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं, तो आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि इन 4 दशक में कांग्रेस किस तरह अर्श से फर्श तक की दूरी तय कर चुकी है। यानी उसके बाद तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी रहे होंगे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब के राष्ट्रपति जैल सिंह ने उनको शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री रहे वो 1989 तक। उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। बोफोर्स और पनडुब्बी और कुछ दूसरे मामलों को लेकर के काफी विवादों में घिर गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए। इसके बाद तो चंद्रशेखर भी बने कांग्रेस के सहयोग से। और फिर जब श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1991। 1991 से 96 तक वो रहे। और बाद की अगर बात करें तो एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2004 में मनमोहन सिंह, जो 2014 तक रहे। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कोई बुनियादी फर्क देखने को नहीं मिला है। उनकी नीति वही है, तुष्टीकरण की नीति। और उस तुष्टीकरण की नीति के चलते आज कांग्रेस कहां पहुंच गई है, ये भी हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। और अकेले कांग्रेस इस राह पर चल रही हो, ऐसा भी नहीं है। आप ये देखिए कि जब 130वां संशोधन पेश किया गया पार्लियामेंट में, और जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो और जो गिरफ्तार कर लिए गए हों, जिनको कोर्ट ने
जमानत देने के बजाय न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेजा हो, ऐसे पॉलिटिशियन अगर जेल में रहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा ना दें, और इसका सबसे निकृष्टतम उदाहरण जो है वो हाल फिलहाल के इस काल में अरविंद केजरीवाल रहे, सत्येंद्र जैन रहे, एक तमिलनाडु के मंत्री भी रहे और एक महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे, नवाब मलिक। गिरफ्तार किए गए, उनको न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जेल में भी मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहे, ना उनसे इस्तीफा लिया जा सका, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, M.K. स्टालिन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये केंद्र सरकार की जो एक साफ सफाई की मुहिम है, इसके सामने आकर के खड़े क्यों हो गए हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसे अगर सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, मुहिम चलाना चाहती है, प्रधानमंत्री ने आज भी गया जी में और कलकत्ता की अपने जो कार्यक्रम थे, सभा थी, उनमें स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भारतीयों के हक को छीन रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे विदेशी घुसपैठियों को हम नहीं छोड़ेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको ढूंढेंगे और उनको देश से बाहर भेजेंगे। जो मतदाता सूचियों का सत्यापन का काम चल रहा है, इसका भी सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब इनको खुल करके देना चाहिए। बजाय इसके कि राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप करके इनको कवर फायर दें, इनको बचाने की कोशिश करें, उनको बताना चाहिए, या तो ये बताना चाहिए कि वोट चोरी कैसे हो रही है, वो उसका प्रमाण दें, और अगर प्रमाण नहीं है तो फिर ये कहना बंद करें कि वोट चोरी की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय सरकार के मंत्री हों, राज्यों के मंत्री हों, अगर उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, तो उनको पद पर क्यों बने रहना चाहिए? वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत। तो अगर वो 1 महीने से अधिक जेल में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पद पर क्यों रहने दिया जाए? और क्या वो जेल में रहते हुए, मुख्यमंत्री बने रहते हुए या प्रधानमंत्री बने रहते हुए अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है आजकल, और उसका जवाब वीरेंद्र जी से लेंगे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाने के बाद कानून में कुछ संशोधन किए थे। एक संशोधन ये था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक और कोई पोस्ट थी, 4 के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा, ना कोई केस चलाया जा सकेगा, ना उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। और चूंकि रायबरेली का जो उनका निर्वाचन था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो उन्होंने इस कानून में ये भी प्रावधान कर दिया था कि ये पिछली तारीख से कानून लागू होगा। यानी जब इसको पारित कराया गया धींगा मुश्ती में, तब से लागू नहीं होगा, पीछे से लागू होगा। एक वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि नहीं,
प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आएंगे। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये कानून लेकर के आई थी कि प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और प्रधानमंत्री को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी पद से हटने की। जबकि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में कानून लेकर के आते हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी इसके तहत आता है, यानी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो 1 महीने के भीतर या तो जमानत ले या फिर वो स्वतः ही प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा। दो शख्सियत आपके सामने, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। वीरेंद्र जी, मैं बात कर रहा था कि मुंगेर में एक मस्जिद है, 4 दशक पहले वहां उसी जगह पर राजीव गांधी बैठे हुए दिखे थे जहां राहुल गांधी बैठे हुए दिख रहे हैं, और ये वो चित्र है जहां राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है, और ये वो चित्र है जहां राजीव गांधी बैठे हैं और ठीक उसी जगह तेजस्वी के साथ राहुल गांधी बैठे हुए हैं। बस ये मौलवी साहब बदल गए हैं, पहले सफेद दाढ़ी वाले थे, अब काली दाढ़ी वाले हैं, लेकिन जगह वही है और इरादा वही है, नीति भी वही है, तुष्टीकरण की। तो कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन, यानी मतदाताओं द्वारा नकारे जाने की क्या वजह इनकी समझ में नहीं आ रही है अभी तक? देखिए, पहले तो बात करते हैं जो आपने शुरुआत की संविधान का 130वां संशोधन विधेयक की। उसको लेकर के विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ईडी ने लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया और उसके बाद जो है वो मंत्री पद पे ना रहें, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। उनको ये बात बता देता हूं मैं कि पिछले वर्ष मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था अरविंद केजरीवाल का, और शराब घोटाले केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो मामला अभी चल रहा है, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है। अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। लोगों को थोड़ा अपनी स्मृति पर जोर डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों पर बेल दी थी, और बेल ये और शर्त ये थी कि आप मुख्यमंत्री का कार्यालय में नहीं जाएंगे, आप विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, आप मुख्यमंत्री का के रूप में कोई ड्यूटी अपनी नहीं निभाएंगे, मुख्यमंत्री के कार्यों का निर्वहन आप नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल शर्तों के साथ हुई थी और आसानी से नहीं हुई थी। लेकिन ये संकट बना रहा कि उस दौर में मुख्यमंत्री का दायित्व कौन संभालेगा, तो आतिशी मर्दाना को ये काम सौंप दिया गया। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। वो कौन है? आपका चटर्जी है, पश्चिम बंगाल का शिक्षा मंत्री, वो अभी भी जेल में है। तमिलनाडु का एक मंत्री जेल में था, पिछले साल उसको गवर्नर एन रवि ने उसको बर्खास्त कर दिया, तो संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। कहा गया कि साहब जो है, बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के, बिना मुख्यमंत्री अनुशंसा के गवर्नर ने इस मंत्री को कैसे हटा दिया, जबकि वो जेल में था, अभी भी जेल में है। और जब संविधान सभा में ये मामला आया था कि यदि कोई सर्विंग मिनिस्टर, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए और कोई जेल चला जाए, तो उसका क्या किया जाए, तब ये मामला हंसी में इसलिए उड़ गया था, तभी कहा गया था, अरे अरे अरे, इतना निर्लज्ज कौन होगा, इतना बेशर्म कौन होगा जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा और इस्तीफा नहीं देगा। तब संविधान निर्माताओं की ये कल्पना के बाहर था कि एक दिन भारत में जाति पे आधारित परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियों में इतना ज्यादा करप्शन हो जाएगा कि मंत्री लूटेगा, जेल में रहेगा और फिर भी कहेगा हम मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जबकि सरकारी नौकरी करने वाला एक चपरासी या एक बाबू या एक लोअर डिवीजन क्लर्क अगर अरेस्ट हो जाता है और जेल चला जाता है, तो उसकी तुरंत जो है वो नौकरी से निलंबित हो जाता है। ये स्थापित नियम है। तो ये केवल विक्टिम कार्ड लेकर के खेल के ये माहौल बनाया जा रहा है, और पिछले 11 साल से जो माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं,
लोकतांत्रिक संस्थाओं पे दबाव बढ़ रहा है। तो केवल ये उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा जो आपका लेफ्टिस्ट मीडिया है जर्मनी का, फ्रांस का, अमेरिका का, वो भी इनके साथ है और उन्होंने शब्द दिया है डेमोक्रेटिक स्लाइड, यानी डेमोक्रेसी नीचे आ गई। तो ये डेमोक्रेटिक स्लाइड का जो इनका नैरेटिव है कि साहब सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम नहीं कर पा रही है, चुनाव आयोग भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पार्लियामेंट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी को तो हर मौके पे बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो केवल लोकतंत्र खतरे में है, इसके चलते और इनको मौका इसलिए भी मिल गया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की झूठ और घृणा पे आधारित जो अभियान चल रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, और कुछ अंग्रेजी अखबार भी जो है राहुल गांधी की कैंपेन को जम के हवा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि राहुल गांधी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो तो इसके चलते उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और ये जो संविधान संशोधन विधेयक आ गया है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को कैंपेन अगर साथ चलाई जाए, तो ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। और आप देखिए अभी तक जो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, केवल 2 जगह से विरोध ठोस आया है। एक आपका डीएमके तमिलनाडु और दूसरा टीएमसी की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और आश्चर्यजनक रूप से अभी केजरीवाल खामोश हैं। कांग्रेस के भी एमपी कुछ बोले हैं, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अभी इतने मामले भ्रष्टाचार के नहीं आए हैं कि उनके मंत्री जेल में हों। तो ये मामला बिल्कुल वही सोचा समझा टेम्पलेट है, 11 साल पुराना सांचा है, कुछ भी बदला नहीं है और ये लोग इसी तरीके से शोर मचाएंगे। और आप देखिएगा जब 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 वक्फ बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसमें भी कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के एमपी हैं, बहुत गुस्सैल, उन्होंने गमला फेंक दिया था, गिलास तोड़ दिया था और उनका हाथ भी कट गया था। इस तरह का तमाशा भी किया जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में, ताकि ये संदेश दिया जा सके, ताकि ये नैरेटिव गढ़ा जा सके कि देखो सरकार जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जबरदस्ती कर रही है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी विपक्षी सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति या उनको फ्रीडम नहीं है। और सरकार जो है मतलब जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोला जाएगा। 11 साल से लगातार बोला जा रहा है और फिर बाद में कोर्ट में चाहे माफी क्यों ना मांगनी पड़े, झूठ बोलेंगे। ये मामला और यही कहानी जो पिछले 11 साल से चल रही है, आप देखिएगा फिर दोहराई जाएगी कि लोकतंत्र वीरेंद्र जी, खतरे में है। जी। एक एक झूठ पर ही एक वीडियो चलाता हूं और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। एक और लड़के को ये लेकर के आए, उससे कहलवाया गया और वो डेलिबरेटली कहलवाया गया है, दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तेजस्वी बैठे हुए हैं और उससे कहलवाया जा रहा है कि गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं। हाँ। के बाद जब उस लड़के को नोटिस इश्यू किया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम तो मतदाता सूची में है, तुमने झूठ क्यों बोला कैमरे के सामने, राहुल गांधी के सामने बैठ करके? तो उसने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था और ये कहा था। अब मैं संतुष्ट हूं, स्वीकार करता हूं कि मेरा मतदाता सूची में नाम है। और इससे पहले भी ऐसे कई खुलासे और कई भंडाफोड़ इनके हो चुके हैं। ये गलत तरीके से लोगों को प्लांट करते हैं, कहलवाते हैं और बाद में ये साबित होता है कि फेक तरीके से उसकी शूटिंग कराई गई थी, कैमरों पर लेकर के आया गया था उनको और उनसे ये कहलवा करके एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि जैसे लोगों के वाकई नाम काटे गए हैं और गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं। कुछ इस तरह का वातावरण बनाया गया। उसको देख लेते हैं, तब तक वीरेंद्र नाथ भट्ट भी जुड़ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम नेट की दिखाई दे रही है। जी सर, है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही होगा पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी घर खिराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है।
ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं जानकारी क्या हुआ बस मतलब जी सर, है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही ये पूरे होगा देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। ना मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी रेगक, हर खिराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं जानकारी क्या हुआ बस मतलब कि आपने जो कुछ बोला, आप जानकारी के अभाव में कुछ बोले। जी, हमने बोला, हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का अभाव में बोल दिया, लेकिन हमने चेक नहीं कर पाया, इसलिए हम बोल दिए। भट्ट साहब, आपको नहीं लगता है कि जानबूझ करके ऐसे सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, ये झूठ बोले जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं देख और चुनाव देखिए, आयोग को जैसे भी बदनाम किया जा रहा है, सिस्टम को भी जैसे बदनाम ये किया माना जा रहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि वॉर जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। और मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी का एक आयाम है प्रोपेगेंडा, नैरेटिव बिल्डिंग। आप याद करिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पूरा अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया जो है मई के महीने में पाकिस्तान की वाहवाही में जुटा हुआ था। और जैसे ही अमेरिकन और ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट ने जब मामले की पड़ताल शुरू की और फिर 12 जून से इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो सारी परत दर परत खुलने लगी और सारी कहानी सामने आ गई कि क्या हुआ था। और फिर ये भी सामने आया कि हरियाणा में आलमपुर में बैठ करके स्क्वाड्रन लीडर पाटनी ने 300 किलोमीटर दूर S-400 मिसाइल से पाकिस्तान का 2,500 करोड़ का जहाज जो है, जो एडवांस वार्निंग एयरबॉर्न सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सच सामने आया ना। अब आज दुनिया मान गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन, अमेरिका, टर्की तीनों के हथियारों की जो है कब्रिस्तान बन गया। अमेरिका की, टर्की के, चीन का जो है विश्व हथियारों के बाजार में साख बत्ती में मिल गई। ये सामने आया ना। तो उसी तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है वो केवल फेक नैरेटिव के आधार पे है, फर्जी कहानी पे आधार पे है। यही फर्जी कहानियों का स्ट्रेटजी अपनाई गई थी पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश पूरा अडानी खरीद लेगा, अंबानी खरीद लेगा। 2019 अप्रैल में तो सोशल मीडिया में यहां तक चला दिया गया था कि आरबीआई को खरीद लिया है अंबानी ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल मार्केट की, बैंकिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक बॉडी है, उसे वो कभी प्राइवेट कैसे हो सकती है। यहां तक, और फिर उस समय ये भी अफवाह उड़ाई गई कि आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित पटेल हैं वो मुकेश अंबानी के साड़ू हैं, जब हालांकि दोनों गुजराती हैं, लेकिन और उर्जित पटेल बैचलर हैं, वो अविवाहित हैं, उनको जो है मुकेश अंबानी का साड़ू बता दिया गया। वो भी कहानी मर गई चुनाव के साथ। तो वही जो है झूठ बोलने का और जब लीडर अपोजिशन कांग्रेस का फॉर्मर प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है, जो कि नेहरू की बेटी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, और जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हों और एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उनका सेवक रहा हो, तो जब इतने वाला आदमी, इतने हैवी बायोडाटा वाला आदमी जब बोलता है, तो पूरे देश का मीडिया का उसके ऊपर फोकस होता है। हजारों कैमरे उसकी बात को रिकॉर्ड करते हैं। न्यूज एजेंसी में वो खबर चलती है, अखबारों में खबर वो पहले पन्ने पे छपती है, सोशल मीडिया में तो आधे घंटे में छा जाती है। पहले ट्वीट्स आते हैं, फिर वीडियो आते हैं, और एकाएक जो है अगले 2 घंटे के लिए जो जो जनता का पब्लिक डिस्कोर्स का एजेंडे में वो छा जाता है। 1000 लोग सुनेंगे तो उनकी स्ट्रेटजी है कि उसमें 100 लोग तो मानेंगे, उनके मन में, और कम से कम 100 लोगों के मन में शक पैदा होगा, बस हमारा काम हो गया। तो उसी तरीके से, उसी झूठ के आधार पर ये फैलाया जा रहा है कि लोग, और ये आपको याद होगा 22 जुलाई को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश किया था। तब से लगातार यही कहा जा रहा है
कि दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी वर्गों को मताधिकार से वंचित करने का चुनाव आयोग का बीजेपी के इशारे पर ये षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र की थ्योरी चलाई जा रही है 23 जुलाई से। और आप देखिएगा अभी जो है ऐसे वीडियो और फर्जी आएंगे कि पहले कहा जाएगा कि मेरा है नाम काट दिया गया, फिर बाद में कहा जाएगा साहब नहीं, अब तो जो है हमारा नाम तो है। लेकिन हमने कहा 22 अगस्त को कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, और लेकिन अगर हम ये 26 अगस्त को बोलेंगे नहीं साहब हमने गलत कहा था, हमारा नाम तो था, तो वो खबर फिर सेकेंडरी हो जाएगी। खबर आपने जो पहले आपने झूठ बोला था वो हो जाती है ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन जो सच खबर आती है वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती है, वो खबर भी नहीं बनती है। वो फिर बड़ी मुश्किल में जो है कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया को हाउस, कोई अखबार अगर बहुत ऑब्जेक्टिव है और ये समझता है कि सही समाचार जनता तक पहुंचाना हमारी पाठकों तक के लिए हमारी जिम्मेदारी है, वो इस खबर को लेते हैं। लेकिन वो मुख्य चर्चा में नहीं आ पाती है, तो झूठ अपना काम कर जाता है। अरे अगर ये झूठ अपना काम ना करता होता तो समाजवादी पार्टी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिलती लोकसभा की, हमेशा 15 मिलती थी, 10 मिलती थी। तो ये केवल झूठ कैंपेन है, और जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता ये झूठ ऐसे ही चलेगा। वीरेन जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का प्रोग्राम इतना ही रखेंगे क्योंकि 9:30 बजे से फिर मुझे एक दूसरा प्रोग्राम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी और आपका भी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।